औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने क्वेश्चन नंबर 74 तक कंप्लीट किया है। हमारा ग्रैंड सेशन जो है वो जारी है इंटरव्यू के हवाले से। हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, एसडीओ, डिप्टी डायरेक्टर, लेक्चरर एजुकेशन, कोई भी इससे इस्तीफादा कर सकता है। और ये वही क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं ऑलरेडी। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं कमीशन के, चाहे के पीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे पीपीएससी हो, चाहे एफपीएससी हो और एसपीएससी हो, तो इस सब कमीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 75 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट इज कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो रिसर्च क्या है। रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग, सॉरी कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड गिविंग कंक्लूजन। तो हम रिसर्च को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च क्या है, तो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च एज द नेम इंडिकेट, causal comparative, the causes is being compared in this type of research। इसमें इस तरह होता है कि चूंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं रिसर्च के अंदर, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम मैनिपुलेट करते हैं अगेंस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी कॉजल कंपैरेटिव में मैनिपुलेशन नहीं होती। इसमें जो हमारे पास कॉज होता है और जो इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट की वजह से जो कॉज ऑलरेडी हुआ हो चुका होता है, मतलब एक चीज हैपन हो चुकी होती है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी रात को एक गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट होता है। तो जब एक्सीडेंट होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, कल हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है, ठीक है। गाड़ी के लाइट चेक करते हैं। रात को बारिश भी जो है हुई थी, ये भी हमें पता चलता है, ठीक है। तो अभी रीजन बहुत ज्यादा आ गए। हो सकता है कोई गाड़ी आ रही हो, उनसे टक्कर लगी हो, ठीक है। बहुत ज्यादा रीजन जब हमने जमा किए तो हमें पता चला कि जो डोमिनेंट रीजन है इसमें, दिस इज द रेन, बारिश, ठीक है। तो ये जो एक रीजन को हमने फाइंड आउट किया, डोमिनेट किया, दिस इज द कॉजल कंपेरिजन। इसमें हमने क्या किया, कॉजेस को हमने कंपेयर किया। तो दिस कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च। कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ रिसर्च इन विच द कॉजेज आर कंपेयर्ड एंड द डोमिनेंट कॉज आर फाइंड आउट एंड कंक्लूडेड। सिंपली हम इसको इस तरह भी अपने लफ्जों में बयान कर सकते हैं। इट इज द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच देयर इज नो मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऑलरेडी उस पर असर हो चुका होता है, वो हैपन हो चुका होता है, ठीक है। तो नो मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट। अच्छा, मैनिपुलेशन क्या है पूछा जाए अगर, मैनिपुलेशन इज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट एंड टू मेजर द रिजल्ट ऑफ इट। खेलना, जो हम फॉर एग्जांपल एक ट्रीटमेंट है वो हम अप्लाई कर रहे हैं अपने रिसर्च के अंदर, तो अभी वो जो ट्रीटमेंट है उसके असर को हम ज्यादा और कम कर सकते हैं। जब हम इसको ज्यादा और कम करते हैं तो दिस इज मैनिपुलेशन, और इसके अगेंस्ट इसका असर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैनिपुलेशन नहीं होती। थिंग इज ऑलरेडी हैपन, चीजें ऑलरेडी हैपन हो चुकी होती है, वाकया हो चुकी होती है। काजेज आर कंपेयर्ड एंड डोमिनेंट वन इज आइडेंटिफाइड। ये सबसे बेस्ट, सबसे कंक्लूडेड और सबसे मुख्तसर कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च का एक डिफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, एक और रिसर्च है, उसमें भी हम मैनिपुलेशन नहीं करते बेसिक रिसर्च में, ठीक है। बेसिक रिसर्च में इस तरह होता है कि जो चीज़ें हमारे पास, अच्छा बेसिक रिसर्च नहीं, जो मेरे ख्याल में हिस्टोरिकल रिसर्च है एक, और एक उसके बाद चलो मैं कंफर्म कर लूंगा। तो मैं कल इंशाल्लाह वो पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करूंगा। कि एक और टाइप ऑफ रिसर्च है, मेरे जहन से भी वो निकल गया कि कौन से रिसर्च में जो है वो हम मैनिपुलेशन नहीं करते, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 76, जेड पी डी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वाई घास की
वाइगास्की जो है वो कहता है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है और वो सीखते सीखते एक जगह पर फंस जाए, तो उसको एक हेल्प की ज़रूरत होती है। तो जब उसको एक हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो जो हेल्प हम उनको दे रहे होते हैं, तो वो हेल्प और हेल्प के बगैर, ये जो डिफरेंस है, दिस इज जेड पी डी, उसको इन्होंने इसका नाम दिया है जेड पी डी का नाम। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इट इज द डिफरेंस ऑफ डूइंग अ वर्क विद असिस्टेंस एंड विदाउट असिस्टेंस। एक काम को बगैर और एक काम को विद हेल्प करना। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो सीख रहा है, तो जब वो सीख रहा है सीखते सीखते वो फंस जाता है, आपने उसको एक धक्का दिया, थोड़ा सा उसको हेल्प किया, तो ये जो आप हेल्प कर रहे हो, तो ये जोन और जो आपने हेल्प नहीं किया ये जोन, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस इज रिलेटेड, दिस इज वी कॉल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा आवाज मेरी पहुंच रही है सबको? जी हिसरान भाई, मुश्ताक अहमद साहब। जी सर, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी बिल्कुल आ सलाम। रही है। ओके जी, ओके खिजरान भाई, अगर कहीं पे मैं आपके साथ कोई वैलिड पॉइंट हो, यू कैन शेयर इट। ओके। इंशाल्लाह ओके सर। इंशाल्लाह। ओके जी, अच्छा स्केप फोल्डिंग। देखो स्केप फोल्डिंग जो है, ये एक टेम्पररी हेल्प है, उसी वक्त तक हम देते हैं जब एक बंदा मास्टरी बन जाता है। एक टेम्पररी हेल्प है, एक आरजी हेल्प है, लेकिन उसी वक्त तक ये जरूरी होती है जब तक एक बंदा जो है इसका मास्टर ना हो, मास्टर ना बन जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा, अगेन वही वही एग्जाम्पल इसका भी है, एक बच्चा सीखते सीखते क्या करता है, एक जगह पे फंस जाता है, तो उसको हम थोड़ा सा जो हेल्प देते हैं, दिस हेल्प इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। लेकिन ये हेल्प हेल्प उसी वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो जो सबक जिसमें उनको मसला था, वो खुद पढ़ना अपने तरीके से वो स्टार्ट करे। ठीक है, तो जब उसका मास्टरी बन जाएगा तो हम वो जो हेल्प है वो रिमूव करेंगे। या एक बच्चा है, वो दरख्त पर चढ़ रहा है, नहीं चढ़ सकता, बीच में फंस जाए, तो बीच में जब वो फंस जाता है तो हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं कि वो थोड़ा ऊपर चला जाए। ठीक है, फिर चला जाता है, फिर अगेन वो कोशिश करता है, फिर इसी तरह बार बार वो कोशिश करता है, तो जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि अभी ये बच्चा मास्टरी हो गया है, विदाउट हेल्प ही वो चढ़ सकता है, तो हेल्प हेल्प जो है वो हम रिमूव करते हैं। दिस इज स्केप फोल्डिंग। ठीक है, इट इज अ टेम्पररी हेल्प which is provided by a person having more knowledgeable other। उसी बंदे से ये हेल्प चाहिए होगा जिसका नॉलेज जो है, जिसको हम हेल्प कर रहे हैं उससे ज्यादा हो। वाइगास्की ने इसको MKO कहा था, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, इट इज अ टेम्पररी हेल्प विच इज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन हैविंग मोर नॉलेज। इट इज रिमूव्ड व्हेन द लर्नर बिकम मास्टरी। इट वाज प्रेजेंटेड बाय जीरोम ब्रूनर। ये स्कैफोल्डिंग जो है, ये जेरोम ब्रूनर ने दिया था, और कहाँ पर दिया था, चूंकि जेरोम ब्रूनर को अगर हम देखें तो उन्होंने स्पाइरल करिकुलम का एक कॉन्सेप्ट दिया था। स्पाइरल करिकुलम इज अ टाइप ऑफ करिकुलम इन विच वी अरेंज or we keep all the content according to the increasing complexity। जो इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी होती है, फॉर एग्जांपल अभी क्लास 1 के बच्चों के लिए हम रखते हैं प्लस, कि आपने प्लस जो है वो सीखना है, 2+2 3+3 ठीक है। फिर क्लास 2 के स्टूडेंट के लिए हमने रख लिया माइनस। ठीक है, फिर क्लास 3 के स्टूडेंट के लिए हमने रख लिया डिवीजन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को तो ये भी जेरोम ब्रूनर ने ही दिया था, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जेरोम ब्रूनर जो है, इन्होंने स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेम्पररी हेल्प है। जब एक लर्नर मास्टरी बन जाता है किसी भी स्पेसिफिक चीज का, तो फिर हम वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, दिस इज स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 78, हु वाज द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म। अगर हम देखें, आइडियलिज्म इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ philosophy and it's a general philosophy। और आइडियलिज्म जो है, बेसिकली दीज आर द आइडियाज ऑफ हु, आइडियाज ऑफ सोक्रेटिस। जो सोक्रेटिस के आइडियाज थे, उन उन्हीं ही बिना पर प्लेटो, चूंकि सोक्रेटिस का स्टूडेंट था, तो उन्होंने उसके सारे आइडियाज इसमें इंक्लूड किए, और प्लेटो जो है खुद भी आइडियलिस्ट था। तो आइडियलिज्म जो है वो बिलीव करते हैं कि दिस द आइडियाज आर ट्रू,
spirituality as true, beauty justice as true, body as false। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये रियलिज्म का एक रिएक्शन भी है, लेकिन चूंकि रियलिज्म इसके बाद में आया था, तो आइडियलिज्म जो है ये रूह, ये अनटचेबल चीज़ों पे ज़्यादा जो है वो फोकस करता है। ठीक है, और इसके नज़दीक जो है एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस आवर ट्रू मैन, आर एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, आर एजुकेशन इज education is the study of the universe, or the study of beauty, or the study of justice, or the achievement of beauty, justice and universe। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आइडियलिज्म की बातें हैं। तो अभी आइडियलिज्म जो है इसका बानी कौन है? प्लेटो है। सिंपल क्वेश्चन तो यही था, लेकिन क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है, इसलिए जितनी भी चीजें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होती है तो हम फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो उससे आप लोगों के कम से कम 40-50 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, अभी खिजरान भाई मेरे ख्याल में हमारे पास लाइन होगा, कि जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है तो उसी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकलता है, कि नहीं खिजरान भाई? एम आई राइट? अच्छा जी, खजरान भाई फिर रिस्पॉन्ड कर लेंगे। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन ही निकलता है। ठीक है, तो आप लोगों ने स्पेसिफिक क्वेश्चन में जितनी भी चीजें हैं सबको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग? ठीक है, एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज गिवन बाय B.F. स्किनर, while क्लासिकल कंडीशनिंग वाज गिवन बाय आइवन फॉलोव। ठीक है, आइवन फॉलोव ने एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट की थी, डॉग पे एक्सपेरिमेंट की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो उन्होंने डॉग के साथ एक एक खुराक के साथ उन्होंने बिल और खुराक, घंटी और खुराक दोनों की कंडीशनिंग की थी। कंडीशनिंग में दोनों को बांध दिया था। तो जब दोनों को बांध दिया था तो सलाइवा की जो सिक्रीशन थी वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी तरफ हम इतने डिटेल में नहीं जाते। तो सलाइवा सलाइवा की जो सिक्रीशन थी वो होती थी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो स्टिमुलस है उसी स्टिमुलस से हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथन कर रहे हैं रिस्पॉन्स को। स्टिमुलस से हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं रिस्पॉन्स को, कंडीशनिंग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे में एक बिहेवियर है, आप उसे कहते हो कि बच्चे आपने इस तरह नहीं करना, मैं आपको टॉफी दूंगा। अभी आपने उसको जो है क्या कर दिया? उसकी कंडीशनिंग की, वो जो बिहेवियर है और टॉफी के दरमियान। तो ये जो कंडीशनिंग हो गई, उसकी जो हैबिट है वो वहाँ पर रिमूव हो गई। ठीक है, तो इसीलिए जो है, या इसी तरह फॉर एग्जाम्पल जिस तरह बच्चे जब घंटी की आवाज़ सुनते हैं, स्कूल की घंटी की, जो क्लासरूम में बच्चे होते हैं, तो एब्रॉप्टली जो है वो कश करते हैं कि बाहर निकल जाए, या स्पेसिफिकली जो ब्रेक का टाइम होता है तो उसी टाइम जो है जब भी घंटी बजती है तो डायरेक्ट बच्चे निकल आते हैं, क्योंकि उसकी एक कंडीशनिंग हो चुकी होती है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कंडीशनिंग। और क्लासिकल कंडीशनिंग को अगर हम देखें तो ये जो, चूंकि क्लासिकल कहते हैं पुराने को, तो आप लोगों ने इस तरह इसको याद करना है, क्लासिकल कंडीशनिंग पहले आया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग उसके बाद आया था। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो उसको हम RS कंडीशनिंग कह सकते हैं, और इसको हम SR, क्योंकि वो कंसिक्वेंसेस पे काम करता है, और वो कहता है कि अगर कंसिक्वेंसेस आपको अच्छे मिल रहे हैं तो आप कोशिश करते हो कि इस चीज़ को बार बार रिपीट करो। ठीक है, classical conditioning was presented by Ivan Pavlov. It is also called SR conditioning. It is technique. It is a In this technique, a response is strengthened by stimulus to stimulus conditioning. ये देखो, स्टिमुलस के साथ दूसरा स्टिमुलस कंडीशन होता है, और उसी कंडीशनिंग के जरिए ही हम क्या करते हैं? स्ट्रेंथन करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर सिंपल यही बात है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं? कंडीशनिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज कंपैरेटिव एजुकेशन? कंपैरेटिव एजुकेशन तो सिंपल है, एज द नेम इंडिकेट दैट देयर इज कंपैरिजन among the education system of two or more than two countries, two or more than two nations। फॉर एग्जाम्पल अभी पाकिस्तान है, उसकी एजुकेशन सिस्टम को अगर हम कंपेयर कर ले अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम के साथ या इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो दिस इज कंपैरेटिव एजुकेशन। ठीक है, it is the type of education in which the education system of one country is compared to other country, for example, purpose to make it better, for
द पर्पस, सॉरी फॉर द पर्पस टू मेक इट बेटर। किस चीज के लिए? इसके लिए कि उसमें बेहतरी लाए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज जजमेंट? ठीक है, जजमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा इवैल्यूएशन में, टू चेक द वैल्यू वर्थ क्वालिटी और टू जज द वैल्यू वर्थ क्वालिटी। जज क्या होता है? जज का मतलब ये एक डिसीजन लेना। जो आप लोगों के साथ चीजें अवेलेबल है, जो इविडेंसेस अवेलेबल है, उसी इविडेंसेस पे, उसी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जो डिसीजन लिया जाता है, तो उसको हम जजमेंट कहते हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। द इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस टू मेक अ डिसीजन। सिंपल जजमेंट हम कहते हैं डिसीजन को, डिसीजन मेकिंग को। और अ डिसीजन और ओपिनियन, ओपिनियन गिवन आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन। चीजों की केयरफुल कंसिडरेशन होती है, उसको तस्वर किया जाता है, और फिर उसके बाद अपना जो ओपिनियन है वो दिया जाता है। दिस इज जजमेंट। ठीक है। अच्छा, व्हाट आर एजुकेशनल फिलोसफीज? अगर एजुकेशनल फिलोसफीज को हम देखें, तो आप लोगों ने एक शॉर्ट सा वर्ड जो है वो यूज रखना है, पिपर। पिपर हम कहते हैं काली मिर्च को। ये जो काली मिर्च है ना, इसका नाम है पिपर। पी से पेरिनियलिज्म, ई से इसेंशियलिज्म, एंड पी से प्रोग्रेसिविज्म। अच्छा, ये डीकंस्ट्रक्शनिज्म नहीं है, ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म है। यहाँ पर ये स्पेल मिस्टेक है थोड़ी, इसको आप लोग ठीक कीजिएगा। पेरिनियलिज्म जो है ओल्ड वैल्यूज, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ओल्ड बुक्स, इस पे बात करते हैं। इसेंशियलिज्म बैक टू बेसिक्स, इसेंशियल थिंग। ठीक है। प्रोग्रेसिविज्म, अच्छा पेरिनियलिज्म जो है अ, हचन, रॉबर्ट हचन, उसकी फिलॉसफी है। इसेंशियलिज्म विलियम बेगले। प्रोग्रेसिविज्म हमारे पास जॉन डीवी। एंड रिकंस्ट्रक्शनिज्म हमारे पास ट्यूडर ब्रेमल्ड। ट्यूडर ब्रेमल्ड जो है वो रिकंस्ट्रक्शनिज्म का एक बानी और फाउंडर है। ठीक है। तो ये हमारे पास है 4 टाइप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफीज। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? जी। जी मुश्ताक अहमद साहब। सर ये जजमेंट में और एवेल्युएशन में फर्क क्या है सर? इवैल्यूएशन के अंदर ही जजमेंट होती है। इवैल्यूएशन इज ब्रॉड, अंडर इवैल्यूएशन देयर इज जजमेंट। ओके सर, ओके। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम इसको देखें। देखो, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इन द वर्बल कम्युनिकेशन देयर इज वर्ब्स मीन वर्ड्स, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जहां पर स्पीकिंग और राइटिंग हो तो इसको हम कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। और जहां पर जेस्टर्स हो, जहां पर जो है हमारे पास जेस्टर मतलब साइन हो, जिस तरह हम विक्ट्री का साइन बनाते हैं, या जिस तरह हम विंकिंग करते हैं मतलब आंख मारना, तो ये सारी चीजें हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास जितने भी पिक्चर्स है, ग्राफ्स है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, जेस्टर्स है, तो ये सारी चीजें आ जाती है। या साइंस है, ये जो ट्रिपिक साइंस होते हैं, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज दैट। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ठीक है। फिर वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच आइडियाज आर एक्सचेंज्ड थ्रू स्पीकिंग वर्ड्स आर राइटिंग। ठीक है। इन दोनों तरीकों से जो है क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। While non-verbal communication is a type of communication in which there is facial expression, gestures, sign groups, pictures, cues. Cues mean जिस तरह हम इशारा करते हैं ना, वो बच्चे अक्सर जो शोर कर रहे होते हैं तो अपना थंब जो है वो मुंह पे रख के उसे कहते हैं कि बच्चे चुप हो जाओ, मतलब इशारे से। दिस cues। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स एंड राइटिंग इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। वाइल ये देखो, राइटिंग का आप लोगों ने याद रखना है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर राइटिंग भी आती है। ठीक है। वाइल फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्टर्स, साइन ग्राफ्स, पिक्चर्स एंड क्यूज कम अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। अच्छा जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ।
Why do you want to become a headmaster or headmistress? Very very important question, a core question जो कि headmaster headmistress किसी भी जॉब नेचर को देखते हुए उसमें जो स्किल इन्वॉल्व होते हैं उसको आप लोगों ने उठाने हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज लिखी है, आप लोग अपने लिए एक जस्टिफिकेशन कर सकते हो मैंने क्या लिखा है। इट इज अ प्रोपेटिक जॉब, पैगंबराना जॉब है, प्रोपेटिक जॉब है। आई हैव इमोशनल अटैचमेंट टू दिस जॉब, मेरी इमोशनल अटैचमेंट इस जॉब के साथ है, लेकिन क्यों है? इसलिए है कि माई मदर वॉज अ हेड टीचर, शी डाइड व्हेन आई वाज 2 years ओल्ड। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग देख लो तो ये मैं अपने जो है जस्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, आप लोग इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। आप लोगों ने एक दो पॉइंट हाँ इससे इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज ये जो नीचे पैराग्राफ्स है इसको आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन ये जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अगर मुझसे कोई पूछे तो आई हैव इमोशनल अटैचमेंट टू दिस जॉब बिकॉज माई मदर वॉज अ हेड टीचर, शी डाइड व्हेन आई वाज 2 years ओल्ड, एज मच एज द नेचर ऑफ द जॉब। अच्छा, तो मतलब यही है कि इसके साथ मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है। as much as the nature of the job is, it is a type of monotonous job। monotonous उस जॉब को कहते हैं कि बंदा आता है, एक जगह पे बैठ जाता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, एक जगह पर बैठ जाता है, फिर चला जाता है। इट्स टाइप ऑफ मोनोटोनस जॉब। मतलब इस तरह नहीं होता कि आज आप इसके अंदर होते हो तो कल जो है आप किसी और जगह, फिर किसी और जगह। मोनोटोनस जॉब होता है जिसकी नेचर सेम हो, मतलब वो जब आता है आप इसके अंदर बैठ जाता है, फिर आता है कल अगेन आप इसके अंदर बैठ जाता है, तो ये मोनोटोनस जॉब है। विच आई लाइक एंड इट्स फिट फॉर माई पर्सनैलिटी, तो ये मैं अपने पर्सनैलिटी के लिए फिट जो है वो शो कर रहा हूँ, मतलब इसको मैच कर रहा हूँ। लास्ट क्या है, आई हैव स्पेशलाइज्ड स्किल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइज्ड स्किल है मेरे साथ प्लानिंग, चूंकि प्लानिंग हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के अंदर होती है, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग भी इसके अंदर होती है, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग पीपल एंड वर्क विद टीम एंड मेकिंग डिसीजन। तो ये सारे जितने भी स्किल्स है तो ये हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के ही स्किल्स है। ठीक है, क्योंकि हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस जो है ये होता है मैनेजर, और मैनेजर के जितने भी काम है तो ये यही काम है। ठीक है, अच्छा जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट 85, क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलो एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी? सोलो टेक्सोनॉमी को अगर हम देखें, दिस इज द टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, while Bloom taxonomy is a taxonomy of understanding। ठीक है, सोलो टेक्सोनॉमी एज रिलेटेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। किस तरह? फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव डोमेन पे अगर हम चले जाए तो कॉग्निटिव डोमेन में जो चीजें लिखी है तो उसमें जो फर्स्ट लेवल है तो वो है नॉलेज। तो हमने फॉर एग्जांपल एक पेपर बनाना है स्टूडेंट के लिए, तो जो ऑब्जेक्टिव डालने हैं तो आया वो जो हम ऑब्जेक्टिव डाल रहे हैं आया वो नॉलेज लेवल पे डाल रहे हैं, मतलब टू लर्न एंड रिकॉल, आर कंप्रिहेंशन, कंप्रिहेंशन लेवल के जो है वो डाल रहे, एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेवल के डाल रहे, एनालिसिस एनालिसिस के डाल रहे, सिंथेसिस सिंथेसिस के डाल रहे, और इवोल्यूएशन, और इवोल्यूएशन जो है उसी लेवल के हमने डालने हैं। तो दिस इज सोलो टेक्सोनॉमी। जबकि ब्लूम टेक्सोनॉमी एज रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग, कि मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है, आया एक चीज को एक बच्चा जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, या दो एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है या अंडरस्टैंड कर रहा है, या तीन एस्पेक्ट को एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड कर रहा है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो याद रखिएगा जो सोलो टेक्सोनॉमी है दिस इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव, while Bloom taxonomy is related to understanding। ये पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस, सोलो टेक्सोनॉमी is used for the development of test, while Bloom taxonomy is used for teaching learning process। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। सोलो टेक्सोनॉमी कैन बी यूज, अच्छा, और सोलो टेक्सोनॉमी जो है इसको हम टीचिंग में यूज नहीं कर सकते, जबकि ब्लूम टेक्सोनॉमी को हम अच्छा, सोलो टेक्सोनॉमी को हम टीचिंग में, टीचिंग लर्निंग में इंक्लूड कर सकते हैं, जबकि ब्लूम टेक्सोनॉमी को हम इंक्लूड नहीं। मेरे ख्याल में ब्लूम टेक्सोनॉमी और सोलो टेक्सोनॉमी को मैंने थोड़ा इंटरचेंजेबली आप लोग के लिए एक्सप्लेन किया। Bloom taxonomy जो है it is the taxonomy of objectives, while solo taxonomy is the taxonomy of understanding। Bloom taxonomy is used for the development of a test, solo taxonomy is used for understanding and teaching processes। ठीक है, अच्छा, ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो ताल्लुक है वो
मतलब कॉग्निशन के साथ भी है, जहन के साथ, हेड के साथ, हार्ट के साथ भी है, फीलिंग के साथ, और हैंड के साथ भी है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग के साथ भी है। जबकि सोलो टेक्सोनोमी जो है इसका ताल्लुक इनके साथ नहीं है, इनका ताल्लुक जस्ट कॉग्निटिव डोमेन के साथ है, क्योंकि इसका जो ताल्लुक है, इसका ये जो है जस्ट अंडरस्टैंडिंग पे ही काम करती है। ठीक है, तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी एज अ टेक्स, अच्छा ब्लूम टेक्सोनोमी जो है ये दिया था सैमसन, बेंजामिन सैमसन ने, फिर क्रेथोल ने, और फिर उसके बाद जो है सैमसन ने दिया था 1972, 1956, 1964 एंड 1972। इसमें इन्होंने ये ब्लूम टेक्सोनोमी, जबकि सोलो टेक्सोनोमी जो है ये ब्रिग्स और कॉलिस ने दी थी। ठीक है, 1982 के अंदर। ठीक है, Bloom's taxonomy is a taxonomy of objectives, while solo taxonomy deal with understanding. Bloom taxonomy covers head, heart and hand. इसका मतलब यही है कि इसमें कॉग्निटिव डोमेन भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर हार्ट जो है वो भी इन्वॉल्व है, और इसके अंदर हमारे पास फीलिंग, हार्ट का मतलब है फीलिंग, और इसके साथ हमारे पास हैंड का मतलब है साइको मोटर डोमेन, वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा, and hand. While solo taxonomy deal only cognitive aspect of teaching. Cognitive aspect mean only one H, which is related to the head. ठीक है, Bloom's taxonomy can be used for the development of test, while solo taxonomy is used in teaching learning processes. तो ये था डिफरेंस इनके दरमियान। अच्छा 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट इज फिलॉसफी, डिफाइन फिलॉसफी इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा आवाज मेरी पहुंच रही है? जी सर, आ रही है आवाज आपकी, आ रही है। अच्छा क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर। अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? सर ये क्वेश्चन नंबर 84 में अगर हेडमास्टर के बजाय एसटीओ के लिए, सर अगर इसको आप एक्सप्लेन कर लें काइंडली। अच्छा एसडीओ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो मैंने नहीं पढ़े है, लेकिन एज सच वो क्या करते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं, वो विजिटिंग करते, विजिट्स करते हैं स्कूल के, वो डेटा कलेक्ट करते हैं। तो वो जो स्किल्स है वो यहाँ पर डाल के आप लोग इससे इजीली बना सकते हो, वैसे इतना इशू नहीं है। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। ओके जी, यू वेलकम। अच्छा जी, व्हाट इज फिलोसफी, डिफाइन फिलोसफी इन योर ओन वर्ड्स। सर ठीक है, प्लीज क्वेश्चन नंबर 50 जी 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 जी, आवाज पहुंच रही है आपकी? मुदस्सर सर, ये क्वेश्चन नंबर 83 में वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जी जी राइटिंग और स्पोकन वर्ड ना। जी 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 तो सर ये राइटिंग भी वर्बल में आएगा? जी जी, राइटिंग भी वर्बल में ही आता है। ओके इस सर, पे ओके। इस पे नवाज साहब, इस पे हमारी बहुत ही ज्यादा डिबेट हुई थी। सरनीमुल्लाह फारूकी साहब जब पढ़ा रहे थे तो मेरी यही क्वेश्चन थी कि साइन तो वर्बल में नहीं आता है, लेकिन जब मैंने पढ़ा, जब मैंने देखा तो या सॉरी, राइटिंग, राइटिंग जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है, और मैंने आप लोगों को इस पे जोर देते हुए ये एक्सप्लेन किया कि राइटिंग पे आप लोगों ने फोकस करना है। हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए कि राइटिंग जो है वर्बल कम्युनिकेशन में या नॉन वर्बल में, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, इसको आप लोग सर्च आउट भी कर ठीक सकते है हो। सर, शुक्रिया। ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू सर, थैंक यू। व्हाट इज फिलोसफी, डिफाइन फिलोसफी इन योर ओन वर्ड्स। ये पहला क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन डिफाइन फिलोसफी इन योर ओन वर्ड्स ये थोड़ा ट्रिकी है, आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, फिलोसफी क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी एज लव फॉर विजडम, ये तो लिटरल मीनिंग है, लफ्जी माना। इट इज डिफाइंड एज द रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रुथ, स्टडी ऑफ नेचर, प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये फिलोसफी की एक डिफिनीशन है, द रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ, स्टडी ऑफ नेचर, प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। ये हमारे पास इसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन है। और फॉर मी, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए फिलोसफी जो है, फिलोसफी इज द रिलेशनशिप अमंग गॉड, यूनिवर्स एंड ह्यूमन। इंसान, कायनात और अल्लाह के दरमियान जो रिश्ता है, इसको मेरे ख्याल में यही फिलोसफी है। ठीक है, तो ये मेरा अपना अपना डिफिनीशन तो नहीं है, ये एक टीचर का डिफिनीशन था, लेकिन अभी यहाँ पर मैं इसको जो है अपना कोट कर सकता हूँ, ऐसे किताबी डिफिनीशन नहीं है। अच्छा जी, व्हाट आर ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी के जो ब्रांचेस है, तीन मेन ब्रांचेस, मेन फिलोसफी हैज थ्री ब्रांचेस मेनली: epistemology, metaphysics and axiology. Epistemology deal with theories of knowledge, sources of knowledge. ओके ओके बेटा,
1 minute, on 1 minute, just wait. अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, तो ये जो है ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी हमारे पास तीन है मेन। एक है एपिस्टेमोलॉजी, एक है मेटाफिजिक्स और एक है जियोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज रिलेटेड टू थियरीज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। मेटाफिजिक्स रिलेटेड टू रियलिटी अबाउट रियलिटी, ठीक है। एंड एक्सियोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ वैल्यूज, एस्थेटिक, एथिक्स। ये सारे हमारे पास है एक्सियोलॉजी के ब्रांचेस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑन्टोलॉजी? रियलिटी अबाउट रियलिटी इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। अच्छा, मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ भी है। मेटाफिजिक्स गोइंग बियॉन्ड द फिजिकल, बियॉन्ड द फोर्सेस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। मतलब एक फिजिकल चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके बियॉन्ड जो फोर्सेस है, दिस मेटाफिजिक्स। जबकि ऑन्टोलॉजी जो है, ये मेटाफिजिक्स का एक ब्रांच है। ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिक्स का एक ब्रांच है जो कि जस्ट रियलिटी पे फोकस करता है। एंड इट इज द स्टडी ऑफ रियलिटी अबाउट रियलिटी, कि मतलब रियलिटी खुद क्या है। तो इसकी स्टडी को हम क्या करते हैं, इस कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी। इट वाज क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी, थ्योरीज ऑफ रियलिटी। मतलब रियलिटी के बारे में जितनी भी चीजें हैं, तो उसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। अच्छा, नेचर एपिस्टेमोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ नेचर, तो ये ऑन्टोलॉजी के अंदर आता है या एपिस्टेमोलॉजी के अंदर? तो वो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आता है। जबकि रियलिटी जो है, दिस कम अंडर ऑन्टोलॉजी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिलोसफी और एजुकेशन के दरमियान अगर हम देखें, तो फिलोसफी डिटरमिन द एम्स एंड गोल्स फॉर एजुकेशन। पहला तो ये है, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। रॉस का एक मशहूर कौल है कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। स्मिथ कहता है कि फिलोसफी एस्थेटिक, while education is the dynamic side of the philosophy. फिलोसफी साकिन है, इसको हरकत में लाने का काम कौन करता है? वो एजुकेशन करता है, ठीक है। तो एजुकेशन एंड फिलोसफी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। रॉस कहता है फिलोसफी एज द स्टैटिक साइड, while एजुकेशन इज द डायनामिक साइड। फिलोसफी जो है वो स्टैटिक साइड है, एजुकेशन डायनामिक साइड है। विदाउट फिलोसफी एजुकेशन इज ब्लाइंड, while विदाउट एजुकेशन फिलोसफी इज इनवैलिड। मतलब दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। फिलोसफी डिटरमाइन aims of education, it is one of the basic foundation of education as well, ठीक है। तो ये सारे जो है ये इसके रिलेशनशिप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट आर द बेसिस ऑफ इस्लामिक फिलोसफी? तो इस्लामिक फिलोसफी के जो बेसिस है, कुरान एंड सुन्ना है। और इस्लामिक फिलोसफी को अगर हम देखें, तो इसके 5 बेसिक जो है एलिमेंट्स है। फर्स्ट जो है हमारे पास मुकारिबा है, मुकारिबा मीन सुपरविजन। एक मुहासिबा है, मुहासिबा मीन अकाउंटेबिलिटी। और एक जो है, दो तीन और भी है, ये दो जो है मैंने मुझे याद थे, और भी मैं किसी जगह पे पुट करूंगा, उसको अगर किसी को याद हो दे कैन शेयर। एक मुकारिबा है, एक मुहासबा है, और तीन और भी है जो इस्लामिक फिलोसफी के जो मेन एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन? अगर हम देखें, तो कॉग्निटिव डोमेन जो है ये दिया था बेंजामिन ब्लूम ने 1956 के अंदर। अफेक्टिव डोमेन जो है ये दिया था क्रेथोल ने 1964 के अंदर। कॉग्निटिव डोमेन जो है ये डील करती है हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो रीजनिंग है, उस पर फोकस करता है। जबकि अफेक्टिव डोमेन जो है ये हमारे पास जो हमारी फीलिंग है, जो हमारे अफेक्शंस है, जो हमारे एहसासात है, जो कि दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको हम अफेक्टिव डोमेन के अंदर ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय बेंजामिन ब्लूम इन 1956 एंड इट्स डील विद इंटेलेक्ट। देखो इंटेलेक्ट के साथ, क्योंकि इसका ताल्लुक ज़हन के साथ है, मेंटल प्रोसेस के साथ है, ठीक है। एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस लाइक लर्निंग बाय हेड, ठीक है, स्किल्स एंड मेंटल एबिलिटीज।
while affective domain was given by Krathwohl in 1964. This domain deal with feeling, emotions, attitude that involve learning through heart. ठीक है, एक बच्चा जब हर्ट से सीखता है तो वो ज्यादा सीखता है एज कम्पेयर टू जब वो हेड से सीखता है। हेड से तो जाहिर बात है वो रट्टा भी लगा सकता है, लेकिन जब वो दिल लगा के पढ़ता है तो फिर वो खूब पढ़ता है। उसकी जो रिटेंशन है, रिटेंशन पावर उसकी इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू लर्निंग बाय कॉग्निशन। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज साइकोमोटर डोमेन, क्वेश्चन नंबर 92। जिस तरह मैंने आप लोग को कहा कि एक क्वेश्चन जब होता है तो उसके साथ साथ जितनी भी क्वेश्चन जुड़ी हुई होती है वही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जब कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके साथ ही देखो साइकोमोटर डोमेन पे भी आप लोगों का जो है ना वो होना चाहिए प्रॉपर वो कमांड। ठीक है, अच्छा, सिम्पली साइकोमोटर डोमेन मीन लर्निंग बाय डूइंग, a deal that when we do something practically it retain lifelong in the mind. It is all, it can also be called learning through neuromuscular activities. It was presented by Simpson in 1972. सिम्पसन ने 1972 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था और इसका मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। फॉर एग्जांपल, दिमाग भी इसमें इन्वॉल्व है, आपका हार्ट भी इन्वॉल्व है और आप काम प्रैक्टिकली कर भी रहे हो हाथ के जरिए। तो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू साइकोमोटर डोमेन और इससे जो लर्निंग होती है वो बिल्कुल लाइफ लॉन्ग होती है, रिटेंशन इसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज करिकुलम। पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कई बार। ऑल द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज व्हिच आर कैरिड आउट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्कूल अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो ये हमारे पास करिकुलम। Question number 94. Have you listened about B.F. Skinner? He has worked on conditioning. What did he discover? अगर हम देखें, B.F. स्किनर ने काम किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग पे और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कवर किया था जिसको हम प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं। प्रोग्राम लर्निंग में इस तरह होता है कि कंप्यूटर पे बंदा जब बैठता है तो एक ऑब्जेक्टिव है फॉर एग्जांपल, उसको हम क्लिक करते हैं, जब वो ठीक होता है तो हमें जो है ऑन द स्पॉट उसका रिजल्ट मिलता है कि बस आपने ये ठीक किया, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं। हाँ, अगर वो गलत होता है तो फिर अगेन वो प्रोसेस रिवर्स होता है। ठीक है, और हमें अपनी गलती का पता चलता है और फिर अगेन उसी प्रोसेस से हम गुजरते हैं। दिस इज समथिंग बी एफ स्किनर गेव, और बी एफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग पे इसलिए यूज किया चूंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस पे ही काम करता है। तो जब बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं अच्छे प्लीजेंट, तो बार बार कोशिश करता है कि वो चीज करें। तो फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, हम उसको क्लिक करते हैं, हम उसको सही कर पाते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है। जब हमें रिवॉर्ड मिलता है हम द स्पॉट हमें मिलता है कि ठीक है टिक मार्क आ जाता है, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो ये जो हमारी मोटिवेशन है वो सेकंड जो हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव पे उस पर असरअंदाज होता है। ठीक है, बी एफ स्किनर प्रेजेंटेड ऑपरेंट कंडीशनिंग in which deal at if the consequences of program is pleasant at encourage the learner